स्वर संधि और व्यंजन संधि में क्या अंतर है, आरोह और अवरोह में क्या अंतर होता है। आप अगर ऐसे सोचती है तो आपकी स्कूल में जो बच्चियां आती हैं उनका प्रॉब्लम लेवल क्या है, वो किस तरह से इन चीज़ों को डील करते, कैसे फेस करते हैं उनके परिवार के लोग। रेपो दर क्या है बता सकते हैं। गुलाबो सपेरा जी के बाद वर्तमान में कौन से ऐसे लोग हैं जो इसको प्रमोट करने में, इसको प्रसिद्ध करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आप मुझे 4 ऐसे फ़ायदे बताएं जो मातृभाषा में बच्चों को शिक्षित करने से उनके लिए लाभकारी हो सकता है। मैं कम इन सर। यस 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 प्लीज कम। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, बैठिए 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 बैठिए। सो यू आर मिस ममता जोगी, राइट? जी सर। You are from Rajasthan? जी सर। And this is your first interview in the UPSC? जी सर। Okay. And your medium is Hindi or English for the interview? हिंदी सर। हिंदी? Okay. तो ममता, इससे पहले कि मैं और मेरे साथी आपसे सवाल पूछें, आप अपने बारे में कुछ बताना चाहें तो विस्तार में बता सकती हैं। जी सर, मेरा नाम ममता है, जैसे कि आप जानते हैं। और मेरी जो प्रारंभिक जो शिक्षा है वो स्कूलिंग शिक्षा 7वीं तक हुई है सर। ठीक है। उसके बाद सर NIOS ओपन स्कूल से मैंने 10th करी है। अच्छा। उसके बाद मैंने 12th ह्यूमैनिटी में करी है। ठीक है। फिर मैंने BA और MA महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी से नॉन रेगुलर स्टूडेंट के रूप में करी है सर। उसके बाद मैंने मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी से B.Ed बैचलर ऑफ एजुकेशन करी। उसके बाद 2017 से लेकर वर्तमान तक सर मैं स्कूल लेक्चरर हिंदी के पद पर कार्यरत हूँ। तो आप स्कूल में हिंदी पढ़ाती हैं? जी सर। कौन सी क्लास के बच्चों को? 11th-12th को सर। अरे वाह। तो उसमें पाठ्यक्रम में क्या क्या होता है आपके? सर 2 बुक लगती है, जिसमें एक जो बुक है जिसका नाम आरोह है, जिसमें गद्य और पद्य दोनों भाग है। ठीक है। दूसरे का नाम अवरोह है, जिसमें सर सिर्फ गद्य के जो समकालीन जो लेखक होते हैं उनमें 2 या 3 चैप्टर होते हैं सर। अच्छा। उसके अलावा कुछ काव्य शास्त्र, कुछ व्याकरण के टॉपिक होते हैं। एक जो अलग अदर से कुछ टॉपिक होते हैं, जैसे संचार माध्यम है, जैसे कहानी लेखन है, इन तरीके के जो तत्व और जो होते हैं उनके बारे में कुछ थोड़ी बेसिक जानकारी है। तो आपको तो व्याकरण के बेसिक इश्यूज तो पढ़ाने पड़ते ही होंगे बच्चों को? हाँ सर, कुछ टॉपिक है जो UPSC के सिलेबस में जो टॉपिक मतलब जो बेसिक अपन पढ़ते हैं उसमें से कुछ टॉपिक 11th-12th के बच्चों के लेवल तक के। अच्छा, मैं आपसे बहुत आसान कुछ सवाल पूछता हूँ। मुझे बताइए कि स्वर संधि और व्यंजन संधि में क्या अंतर है? सर स्वर संधि जो होती है वो जो 2 शब्द होते हैं उनमें दोनों स्वरों के बीच में होती है। बहुत बढ़िया। सर व्यंजन संधि में एक तरफ व्यंजन और दूसरी तरफ सर स्वर होता है। क्या ऐसी संधि संभव है जिसमें दोनों तरफ व्यंजन हो? जी सर, है तो सही। विसर्ग को आप क्या मानती हैं, स्वर या व्यंजन? सर संधि के 3 प्रकार में तीसरा अलग से प्रकार है सर, तो उसको विसर्ग संधि कहते हैं। हाँ जी सर। विसर्ग संधि का नियम क्या है? उसमें विसर्ग पहले आता है या बाद में आता है? सर पहले आता है। उसके बाद में स्वर होगा या व्यंजन होगा? दोनों में से कुछ भी हो सकता है। आप मुझे सिर्फ 1-2 ऐसे एग्जाम्पल दीजिए संधि के जो थोड़े अलग किस्म के हैं, जो पढ़ के बच्चे चौंक जाते हैं। सर वैसे मैं संधि हमारे है नहीं सिलेबस में। अच्छा। बच्चों के पर फिर भी अगर मैं कुछ अलग याद करना चाहूँ, जैसे मैं आपसे पूछूं कि उज्ज्वल में दोनों ज आधे क्यों होते हैं? सर ये उत प्लस ज्वल से बनी है। उत में तय जो है हलंत है। तो ये एग्जाम्पल इस बात का होगा कि व्यंजन प्लस व्यंजन की संधि हो सकती है। हाँ जी सर। क्योंकि उत में भी व्यंजन है, ज में भी व्यंजन है, तो व्यंजन संधि हो गई, है ना। अगर अ हो पहले शब्द के अंत में और ई हो दूसरे शब्द की शुरुआत में, तो अ और ई मिलके क्या बनेंगे? ए बनेंगे। और पहले शब्द के अंत में आ हो और दूसरे की शुरुआत में ई हो, तब क्या बनेंगे? सर ए। तब भी ये बनेंगे। 2 एग्जाम्पल देके समझा दीजिए। सर एक तो महेंद्र हो सकता है, मह प्लस इंद्र। ठीक है। और महा प्लस इंद्र होगा तो क्या होगा? महेंद्र। तभी महेंद्र होगा। वही तो है। आप काव्य शास्त्र पढ़ाती हैं और आपने बताया कि आपने जो पाठ्यक्रम है उसमें गद्य पद्य आरोह अवरोह नाम की पुस्तकें पढ़ाते हैं। आरोह और अवरोह में क्या अंतर होता है? सर अगर बुक के स्तर पर देखें तो उसमें बुक नहीं, वैसे आरोह का मतलब होता है सर ऊपर चढ़ने के सेंस में। ठीक है। अवरोह का मतलब नीचे। ठीक है। अनुमान लगा दें। संगीत की दुनिया में या लय की दुनिया में, छंद की दुनिया में इसका मतलब क्या होता है? सर मैं अनुमान लगा। हाँ, अनुमान से बताइए। सर इसका मतलब होता है कि लय में जो उतार चढ़ाव जो होते हैं उसके लिए ले सकते हैं। गद्य और पद्य में क्या अंतर है? सर मेन जो अंतर गद्य और पद्य में होता है वो लय का ही होता है सर। ठीक है। दूसरा व्याकरणिक नियमों को
समझ सकते हैं। जितने व्याकरणिक नियम, वाक्य संरचना के नियम से अगर कोई बंधा हुआ वाक्य है तो वो गद्य है। और व्याकरणिक संरचना में नियम में जितना भंग होता है उसमें लय उत्पन्न होती है। बहुत सुंदर। आप काव्य शास्त्र पढ़ाती हैं तो मुझे ये और बताइए कि कविता की परिभाषा संस्कृत के किन किन विद्वानों ने दी? कोई एक या दो व्याख्याएं उनकी बताना चाहें तो बता दीजिए। सर मैं आचार्यों के नाम तो बता सकती, पर उनकी परिभाषाएं सर अभी नहीं याद। एक आचार्य जगन्नाथ हुए, जी सर, बहुत प्रसिद्ध अध्यापक थे, मतलब बहुत प्रसिद्ध आचार्य थे। उन्होंने कहा रमणीयार्थ प्रतिपादकम प्रतिपादकः काव्यम, रमणीयार्थ प्रतिपादकः काव्यम, अगर मैं ठीक याद कर पा रहा हूँ। जी सर, मेरा भी पढ़ा हुआ है तो इसका अर्थ बताइए। सर इसका मतलब होता है कि जो जहाँ रमणीय सौंदर्य जहाँ तत्व जिस पंक्तियों में मिलता है उसे कविता के अर्थ में लिया जाता है। ठीक है ममता, आप पूछिए सर। ममता जोगी जी, आप शिक्षिका हैं? जी सर। और हिंदी पढ़ाती हैं? जी सर। बेसिकली हिंदी पढ़ाती हैं। तो आपने अपने इस प्रोफेशन में महिला शिक्षिका और पुरुष जो पढ़ाने वाले टीचर और भी हैं, तो जेंडर बायसनेस या स्त्री पुरुष के भेद से क्या फील किया आपने? आपको चुनौतियां ज़्यादा हैं, और हैं तो किस तरह की हैं, और अगर हैं तो उसमें सुधार के लिए आपको क्या लगता है क्या किया जाना चाहिए? सर मैं एक लाइन और जोड़ दूं, अगर फ्यूचर में HRD मिनिस्ट्री में आपको कुछ मौका मिले मानव संसाधन मंत्रालय में, तो आपको उसको सॉर्ट आउट करने के लिए क्या आपके दिमाग में विचार है कि उसको कैसे दूर किया जा सकता है? सर मैं मेरे व्यक्तिगत अनुभव से ही इसको सोच पा रही हूँ। सर जैसे अभी मैं जिस पद पे हूँ, लेक्चरर हूँ, उसमें महिला शिक्षिका और जो पुरुष जो शिक्षक है वो दोनों शामिल है। तो पढ़ाने के स्तर पर जो बच्चे जो गेन करने की कैपेसिटी की अगर स्तर पर देखें तो मेरे हिसाब से लगभग दोनों के मामले में ही बच्चे सहज हैं। पर शिक्षिका होने के नाते मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं शायद बच्चों तक बात को अच्छे से कन्वे कर पाती हूँ कंपैरिजन शिक्षक, मतलब मेल नहीं कर पाते हैं। हाँ, मुझे ऐसा मतलब व्यक्तिगत स्तर पे मतलब क्या लगा आपको व्यक्तिगत स्तर पे? मेरे मामले में मैं समझूं तो सर शायद हो सकता है थोड़ी सेंसिटिविटी मुझ में मैं फील करती हूँ कि थोड़ी है मुझ में। और ये बात आप अपने लिए अकेले कर रही हैं या सभी विमेंस के लिए कह रही हैं? मतलब लगभग अगर मैं अनुमान मतलब देखूं तो सर मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं में थोड़ी। अच्छा, आपके विद्यालय में महिलाएं कितनी हैं सर? शिक्षिका के रूप में? लेक्चरर तो सर मैं एक ही हूँ। सब अकेले हैं? हाँ, तो बहुत मतलब चैलेंजिंग। और बाकी जितने लोग हैं उनकी संख्या क्या है? बाकी हम सर चार लोग हैं, उसमें 3 पुरुष हैं और आप अकेले महिला? नहीं सर, महिला जो शिक्षिका है 2nd ग्रेड और जो 3rd ग्रेड जो है बाकी 3 महिलाएं हैं सर। अच्छा, हाँ, तो बताइए आप जो बता रही थी। और दूसरा सर ये होता है कि स्कूल जो होती है ग्रामीण एरिया में होती है, तो उसमें आने जाने में जो एक जो होता है चैलेंज जो होता है वो एक देखने को मिल सकता है महिला और पुरुष में अंतर के रूप में। बाकी स्कूल के माहौल में मुझे अभी तक किसी भी तरीके के जो चैलेंज कोई भेदभाव नहीं दिखा आपको? जी सर, नहीं दिखा। ठीक है, तो इसके लिए क्या आपको सुझाव क्या समझ में आ रहा है? मतलब स्कूल के बगल में महिलाओं को रहने की व्यवस्था कर दी जाए, या उसके लिए क्या आपके दिमाग में है? मतलब ये प्रॉब्लम तो है, आप तो मान रही हैं, ये बात सही भी है, क्योंकि जिन स्टेट्स का डेवलपमेंट ठीक से नहीं हुआ है अभी, वहाँ पे एक गांव से, और ख़ास करके राजस्थान जहाँ पर अभी जो परंपरावाद है उसका वर्चस्व ज़्यादा है, अभी उतनी आज़ादी महिलाओं के लिए उस स्तर की नहीं है। दिल्ली में डेलहाइट्स में जो कंसेप्ट है, भाई अब कभी भी गए कभी भी चले आए, महिलाओं के लिए निश्चित तौर पर बंदिश तो है अन्य जो डेवलप स्टेट है उनकी तुलना अगर कहा जाए। तो इसके लिए क्या आपको लगता है क्या किया जाना चाहिए? और एक लाइन इसी में मैं ऐड कर रहा हूँ, आप अगर ऐसे सोचती है तो आपकी स्कूल में जो बच्चियाँ आती हैं उनका प्रॉब्लम लेवल क्या है? वो किस तरह से इन चीज़ों को डील करते, कैसे फेस करते हैं उनके परिवार के लोग? सर प्राथमिक जो विद्यालय है वो तो 2 किलोमीटर के एरिया में सरकार ने नियम बना रखा है, तो वो तो लगभग 2 किलोमीटर के एरिया में मिल जाता है। जैसे मेरा सिर्फ 7वीं तक स्कूल जाने का जो एक प्राइम रीजन था, एक सोशल रीजन के अलावा उसमें एक यही था कि जो मेरा जो विद्यालय था वो घर से 7 किलोमीटर दूर था। तो इस वजह से आगे जैसे मैं पढ़ाई कंटिन्यू रेगुलर एक स्टूडेंट के रूप में नहीं कर पाई। हालांकि सरकार अब काफ़ी विद्यालय बना रही है, पर फिर भी एवरेज जो 12th क्लास तक की स्कूल होती है वो 5 किलोमीटर के डिस्टेंस में मिलती है। उसमें भी जो बोर्ड जो पेपर होते हैं जैसे 10th और 12th के,
उनमें क्या होता है, एक पंचायत के नीचे 3 से 4 गांव आते हैं, उस लेवल पर सुझाव दीजिए मुझे, ये तो प्रॉब्लम है, मतलब इसको सुझाव। क्या क्या करना है इसके लिए? इसके लिए होता है कि हर कम दूरी पर एटलीस्ट 2 या 3 किलोमीटर की डिस्टेंस में 12 तक की जो विद्यालय हैं वो होने चाहिए। और दूसरा सुझाव सर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि क्योंकि महिला जो शिक्षिका होती है उनके साथ जो बच्चे होते हैं, जो लड़कियां, जो 10वीं के बाद की जो लड़कियां होती है, वो अपनी हर तरीके की समस्याओं के लिए थोड़ी सहज महसूस करती है। तो ऐसे विद्यालयों में जो ग्रामीण स्तर पर है, ऐसे में कुछ महिला शिक्षिकाएं जो है उनके अनुपात में थोड़ा सुधार किया जा सकता है सर। ठीक है, बहुत अच्छा सर। ममता, ये बताइए कि रेपो दर क्या है, बता सकती हैं? जी सर, रेपो दर सर जो आरबीआई जो होती है, आरबीआई के द्वारा एक नीतिगत जो दर होती है जिस पर जो बैंक होते हैं, जितने भी वाणिज्यिक कमर्शियल जो बैंक होते हैं, वो इस रेट पर अपनी जो सिक्योरिटी है वो जमा कराते हैं और जो उसके एवज में जो लोन लेते हैं सर। किससे? आरबीआई से। आरबीआई से। मैं ये याद कर माने फिर बैंक दर क्या होता है? सर जितना मैं याद कर पा रही हूँ, बैंक दर होती है जिस पे बैंक जो होते हैं वो सामान्य लोगों को लोन देते हैं। चलिए कोई बात नहीं। अभी हाल में आरबीआई ने रेपो दर को कम किया है, क्यों कम करने का कारण कोई पता, क्यों करना पड़ा? सर इसका एक जो कारण है वो तो मार्केट में अभी महंगाई जो है अभी 4.6 के आसपास महंगाई दर थी, और आगे भी अनुमान ये लगाया कि महंगाई जो उनकी जो एक मिनट ममता, ये बताइए कि रेपो दर कम करने का कारण माने महंगाई को कंट्रोल करना था? नहीं सर, तो अभी लोगों के पास जो पैसे, लोन सस्ते होंगे तो लोगों के पास पैसे जाएंगे, लोगों के हाथ में पैसे आएंगे तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो रोजगार जो है, तो महंगाई नहीं बढ़ेगा सर? अभी नियंत्रित है और आगे का जो अनुमान क्या होता है, महंगाई या मुद्रास्फीति क्या होता है, इन्फ्लेशन क्या होता है? सर इसका जो मैं याद कर पा रही हूँ इसमें ये है सर कि किसी वस्तु को परचेज करने की जो रुपए की जो वैल्यू होती है, वो अगर रुपए की जो वैल्यू कम हो जाती है खरीदने के एवज में, जैसे सर मुद्रास्फीति। तो अभी जो रुपए का मूल्य कम हो रहा है इतना, क्या इसका कारण महंगाई है, मुद्रास्फीति है? नहीं सर, अभी डॉलर के सापेक्ष में हो रहा है सर। अच्छा, तो अगर मुद्रास्फीति बढ़ेगा तो रुपए का मूल्य कम नहीं होगा? सर अच्छा कोई बात नहीं। ये बताइए, बजट पढ़ा आपने इस बार? जी सर। तो क्या निर्मला सीतारमण से पहले कभी किसी महिला ने भारत में बजट पेश किया है कि यही पहली महिला है? सर मैं अनुमान लगा, बताइए पढ़ा हुआ कुछ याद आ रहा है। हाँ। सर शायद इंदिरा गांधी जी ने। इंदिरा गांधी शायद फाइनेंस मिनिस्टर कभी रही है? बजट कौन पेश करता है? हाँ वही करते हैं, पर मुझे जैसे कभी पढ़ा हुआ जैसे याद आ रहा है कि स्टार्टिंग जो उनका 1970 से जो पहले का टाइम था, वो एज ए फाइनेंस मिनिस्टर किया था, कैसे प्राइम मिनिस्टर? प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर भी बजट पेश कर सकते हैं? जी सर, अगर वित्त मंत्रालय का अगर चार्ज उनके पास होता है। ग्रेट। तो इस बार के बजट में जैसे एक लक्ष्य रखा गया है कि 2047 तक महिलाओं की आर्थिक क्षेत्र में भागीदारी 70% तक बढ़ानी है। जी सर। तो अभी वर्तमान में कितनी है लगभग? सर 37% है। 37? जी। अच्छा, तो इतनी कम क्यों है? सर एक तो मैं जो समझ पा रही हूँ कि अवसर शायद थोड़े कम मिले हैं शुरू से लेकर ही अब तक। एक तो मैं ये कारण समझ पा रही हूँ, जिस वजह से जो शिक्षा के क्षेत्र में भी, जैसे राजस्थान की अगर बात करें तो 52% की साक्षरता दर है जैसे राजस्थान की, यानी आधी महिला अभी तक साक्षर ही नहीं है राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार। ममता, हमारे एक विशेष अर्थशास्त्री का, विशेषज्ञ का मानना है कि महिलाएं जो है उच्च शिक्षा की तरफ ज़्यादा जा रही है, जिस वजह से भी उनकी भागीदारी जो है श्रम बल में लगातार घटती जा रही है। क्या आप इससे सहमत हैं, इस स्टेटमेंट से? नहीं सर, मुझे ऐसा लगता है कि अगर महिला उच्च शिक्षा की तरफ जाएगी तो जो वो संगठित क्षेत्र में जाके जब भी जितनी भी शिक्षा उन्हें लेनी होती है, ग्रहण करनी होती है, वो लेने के बाद में वो एक अच्छी पोजीशन पर पहुंच के एक अच्छी जॉब में, अच्छे क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में योगदान कर पाएगी। तो संगठित क्षेत्र आप यहाँ पर बात कर रहे हैं, ये संगठित क्या है? संगठित क्षेत्र का मतलब होता है सर जहाँ पर आपको सरकार या जो भी गैर सरकारी जो संगठित संस्थाएं हैं उनके द्वारा आपको कुछ सोशल सिक्योरिटी के प्रावधान जहाँ मिलते हैं और एक नियमित रूप से आपको कुछ तनख्वाह मिलती है। चलिए ममता, एक लास्ट सवाल मेरा, ये लैंगिक बजट, जेंडर बजट क्या होता है?
सर लैंगिक बजट में जो भी योजनाएं होती है उसमें महिलाओं को ध्यान में रखकर जो कुछ खर्च किया जाता है। तो फिर इसका नाम महिला बजट क्यों नहीं रख दिया जाता है, लैंगिक बजट क्यों है ये? सर जब महिलाओं के लिए सारे योजनाएं सारे खर्च हो रहे हैं तो। सर मैं जो समझ पा रही हूँ बताइए। इसमें ये है कि जो लैंगिक और जेंडर जैसे दो शब्द समाजशास्त्र में देखने को मिलता है। जेंडर जैसे अपन बायोलॉजिकली देख लेते हैं, लैंगिक का मतलब ये होता है कि किसी भी कारण से पुराने टाइम में अगर महिलाएं योजनाओं में लाभ नहीं ले पाई है या उनके लिए योजनाएं नहीं कर पाए हैं तो उनके पिछड़े हुए समुदाय को देखते हुए उन्हें आगे लाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा जो बजट अलॉट करते हैं सर। ठीक है, थैंक यू। ममता, आप साहित्य के विद्यार्थी हैं। कहते हैं कि माता और मातृभूमि की जो महत्ता है वो स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। आपने पढ़ा है कभी इसको? मैम सुना है। सुना है, ठीक है। राजस्थान में एक योजना चल रही है मातृभूमि की तरफ लोगों को आकर्षित करने की, जिसका नाम है कर्म भूमि से मातृभूमि योजना। आपको जानकारी है? अच्छा, कोई बात नहीं है। आप मुझे ये बताइए कि जो नदी जोड़ो योजनाएं हैं, इन्होंने राजस्थान को, स्पेशली जो रेगिस्तानी इलाका है राजस्थान का, उसका जो सामाजिक जीवन है और आर्थिक जीवन है उसको किस किस तरह से प्रभावित किया है? मैं खुद रेगिस्तानी एरिया से हूँ और जहाँ से जो इंदिरा गांधी नहर है वो निकलती भी है। तो इंदिरा गांधी नहर आने से पहले ये था कि वहाँ पर खाने के लिए भी आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इंदिरा गांधी नहर आने के बाद जैसे बीकानेर इस बार हाईएस्ट प्रोडक्शन पूरे देश में रहा मूंगफली उत्पादन में। और जैसे अभी बाड़मेर जैसी एक रेतीली जमीन में पपीते और अनार के जैसे प्रोडक्शन देखने को मिलता है। लूणकरनसर में जैसे इसकी मूंगफली की रिफाइनरी, जैतून की रिफाइनरी बनाई गई है। ठीक है, यानी कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ा तो उससे संबंधित रोजगार, उससे आर्थिक गतिविधियां बढ़ी है। और सामाजिक अगर क्षेत्र में देखें तो पहले पीने के पानी के लिए 5-5, 6-6 किलोमीटर जाना, और मुख्य रूप से महिलाएं इसके लिए संघर्ष करती थी। तो सेफ्टी का भी इशू था और जीवन का भी इशू था। तो वो अब काफी समाधान है कि लगभग हर घरों में नल से पानी उपलब्ध हो पा रहा है, तो पीने के पानी की सुविधा ठीक हुई है। ठीक है। अभी हाल ही में जो MOU साइन हुआ राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच, बड़े लंबे समय से विवाद चल रहा था और हाल में वो साइन हुआ दोनों राज्यों के सरकारों के बीच। उसकी जानकारी है आपको? नदी जोड़ो परियोजना के बारे में जो MOU साइन हुआ है। मैम चंबल नदी। हाँ, सिर्फ चंबल और चंबल की जो सहायक नदी है, काली सिंध है, बनास है, इन सबको लेकर। ठीक है, तो क्या है उसमें, क्या टारगेट तय किए गए, आपको कुछ जानकारी है? अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं है। आपको कालबेलिया नृत्य करना पसंद है। जहां तक मुझे पता है जो सपेरा जनजाति है वो लोग ये नृत्य करते हैं, क्या मैं सही हूँ? ठीक है, तो आपको इसमें इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ? मैं भी उससे आती। ठीक है, तो गुलाबो सपेरा जी के बाद वर्तमान में कौन से ऐसे लोग हैं जो इसको प्रमोट करने में, इसको प्रसिद्ध करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं? मैम एक तो सेनू सपेरा जी है जिनके अभी पेरिस में एकेडमी है। ठीक है। उसके अलावा जो है खाटू सपेरा जी है जो राजस्थान में अजमेर में काफी सक्रिय है इसके लिए, और कंचन सपेरा जी है। अच्छा, ये जो नृत्य है वो सिर्फ म्यूजिक पे किया जाता है या कुछ विशेष प्रकार के गीत भी इसमें गाए जाते हैं? मैम जो ट्रेडिशनल होता था वो तो जो पुंगी जो वाद्य यंत्र होता है उस पर किया जाता था, पर वही है कि कमाई का साधन इस जनजाति के लिए यही है, मतलब मूल रूप से व्यावसायिक डांस ही है ये। तो इस वजह से आजकल इसमें जो म्यूजिक है, डीजे और जो गाने स्पीकर है उस पे जो अलग अलग जो राजस्थानी गाने जिनकी बीट थोड़ी तेज पर वैसे सामान्य तौर पर जो एक्चुअल फॉर्म है उसमें गीत नहीं होते थे, सिर्फ म्यूजिक होता था। ठीक है, बहुत बढ़िया। आप मुझे ये बताइए कि अभी सर से आपकी बात हो रही थी RBI को लेके, जो साइबर क्राइम है या साइबर फ्रॉड है वो भी बहुत ज़्यादा चर्चा में है। इवन आप कोई भी फ़ोन करिए, फ़ोन कॉल पे आपको पहले ये मैसेज दिया जाता है कि इससे बचने, सावधान रहें, सतर्क रहें, और डिजिटल अरेस्ट जैसी चीज़ें रोज़ सामने आ रही हैं। RBI ने भी कुछ स्टेप उठाए हैं ताकि जो वित्तीय लेन देन है उसको सुचारू किया जा सके और लोगों को इस तरीके की जो दिक्कतें हो रही हैं उससे बचाया जा सके। क्या आपको जानकारी है उसकी? तो आज ही मैंने कुछ पढ़ा था। अच्छा। जो RBI ने अपनी जो बैंक्स है और उनके लिए एक जो डोमेन होता है वो कुछ शुरू किया जिससे ओरिजिनल की। ठीक, बहुत बढ़िया। ममता, ऐसा कहते हैं कि हम जो विषय पढ़ते हैं और हमारा जो नाम होता है उन दोनों का प्रभाव हमारे व्यक्तित्व पे आता है। तो आपके नाम का और आपके विषय का आपके व्यक्तित्व पे क्या प्रभाव आया है? अगर आया है तो, नहीं आया तो आप ये भी कह सकती हैं कि नहीं आया है। नहीं मैम, आया है। हाँ,
अगर नाम का मैं देखूं तो मुझे पता भी नहीं था कि मेरा नाम रखा किसी और नहीं था, मुझे तो ये पूछा भी नहीं गया था। पर जैसे जैसे धीरे धीरे अगर मैं जब समझने लगी तो ये जो ममता नाम होता है वो एक प्रेम से संबंधित होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मेरे व्यक्तिगत जीवन में भी मैं एक इमोशनली भावुक या सेंसिटिव लड़की हूँ, तो प्रेम की जगह है। ठीक है। और अगर सब्जेक्ट की विषय की बात करूँ तो हिंदी साहित्य जैसे मैंने काफ़ी लंबे समय से पढ़ भी रही हूँ, पढ़ा भी रही हूँ। तो एक हिंदी साहित्य एक ऐसा सब्जेक्ट माना जाता है जो आपको एक सेंसिटिव इंसान बनाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी पढ़ते पढ़ते बहुत सारी रचनाओं की जो कहानियाँ, जो भी कहानियाँ ठीक है, आप संवेदनशील बनी है, तो इसका मतलब जो साहित्य नहीं पढ़ रहा वो संवेदनशील नहीं हो सकता? नहीं मैम, हो सकता है, पर इसका ये जो रास्ता है एक तरफ से कह सकते हैं कि आसान भी तरीका है। ठीक है, बढ़िया। मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि क्योंकि आपको साहित्य इतना पसंद है, तो अगर आपको मौका मिले हमें कोई भी 2 या 4 पंक्तियां सुनाने का, तो जितना साहित्य आपने पढ़ा है उसमें से कौन सी पंक्तियां आप चुनेंगी जो आप हमें सुनाना चाहेंगी? जी मैम, मैं जो मेरे मतलब फेवरेट कवि है जो अज्ञेय जी हैं, उनकी जो असाध्य वीणा है, उनकी कुछ पंक्तियां सुना दीजिए। श्रेय नहीं मेरा कुछ इसमें, श्रेय नहीं कुछ मेरा, हाँ कुछ इस तरीके की थी मैं जो याद ठीक है, थैंक यू सर। ममता जी, आपने देखा होगा कि अभी भारत सरकार की एक बहुत एम्फेसिस है मदर टंग को प्रमोट करने की। वो चाहते हैं कि मदर टंग जो है, मातृभाषा है, उसमें शिक्षा बच्चों को दी जाए। राइट टू एजुकेशन बिल में भी इसके प्रावधान हैं, और जब हमारी नई शिक्षा नीति आई उसमें भी इस पर सरकार ने प्रावधान को शामिल किया। तो आप मुझे 4 ऐसे फ़ायदे बताएं जो मातृभाषा में बच्चों को शिक्षित करने से उनके लिए लाभकारी हो सकता है, क्योंकि आप शिक्षिका हैं तो आप इसको बेहतर समझ सकती हैं। जी सर, जो नई जो शिक्षा नीति 2020 आई है उसमें इसको अनिवार्य भी किया गया कि 5वीं तक मातृभाषा में शिक्षा देनी है। तो उस हिसाब से इसके जो सरकार भी फायदे मानती है, जो मैंने एक जो शिक्षा मंत्रालय के जो सेक्रेटरी मैम थे उनका मैंने खुद ने सुना था, तो उन्होंने जो पहला फायदा उन्होंने भी बताया था और मुझे भी मेरे व्यक्तिगत जीवन में लगा था कि एक बच्चा सबसे पहले आता है, जैसे मैं मारवाड़ी क्षेत्र से हूँ, तो मैं जब घर से निकलती हूँ तो मैं मारवाड़ी बोलते हुए निकलती हूँ। अचानक मेरे सामने कोई हिंदी या इंग्लिश में खड़ा हो जाए तो मैं उसके साथ पहली क्लास में सहज ही नहीं हो पाऊंगी। तो सबसे पहला चैलेंज ये होता है कि पहली क्लास दूसरी क्लास में बच्चे को स्कूल के लिए रोक पाना। तो वो मातृभाषा में जब आप अपनी मदर टंग में बोलते हैं तो बच्चे को घर का माहौल और स्कूल का माहौल एक जैसा लगता है, तो ठहराव स्कूल में एक दिखेगा। दूसरा इसका फायदा होगा कि जो चीज़ एक टीचर कन्वे करना चाहता है, उसे समझाना चाहता है एक बच्चे को, वो उसे अच्छे से समझा पाएगा, क्योंकि उसके बाद से भाषा का विकास, गणित का विकास शुरू होता है बच्चे का। तीसरी चीज़, जैसे मैं खुद मैं 11th-12th के बच्चों को पढ़ाती हूँ, जैसे अभी मैं जिस क्षेत्र में, वो मारवाड़ी क्षेत्र का ही एरिया है, तो जब मैं उदाहरण देती हूँ हिंदी समझाते समय भी, जैसे मैं बिंब समझाती हूँ, तो जो मेरे व्यक्तिगत जीवन में या कोई घटना घटी है जो मारवाड़ी में, जिस तरीके से मैं उन्हें एग्जाम्पल देती हूँ, तो वो किताबी एग्जाम्पल की कंपैरिजन में वो जो एग्जाम्पल है वो ज़्यादा अपने आप से कनेक्ट कर पाते हैं, तो चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। कॉग्निटिव एबिलिटी में बहुत फ़र्क पड़ता है बच्चों के। एक ओरिजिनल थॉट प्रोसेस आती है बच्चों में, जो कि किसी भी विदेशी भाषा को पढ़ के शायद शुरू से वो थॉट प्रोसेस ना आ पाए। जुड़ाव तो रहता है। हाँ, तो ये ठीक बताया आपने। एक विशेष मुझे स्थान बताइए संविधान में जो महिलाओं के लिए किसी भी स्पेशल प्रिविलेज के लिए कानून बनाने की स्वीकृति संविधान से राज्य को मिल जाती है। देखिए, संविधान तो समानता पर चल रहा है। संविधान कहता है कि सबके पास समानता का अधिकार है, लेकिन समानता के अधिकार में संविधान ने ऐसी कौन सी जगह ये लिख दिया कि महिलाओं के लिए खास करके, उन्होंने एक और भी शामिल किया है, एक और कम्युनिटी को, मैं वो नहीं कह रहा, बट महिलाओं के लिए खास करके आप कोई भी विशेष प्रावधान बना सकते हैं उनके विकास के लिए। सर मैं याद कर पा रही हूँ, अनुच्छेद 15। हाँ, अनुच्छेद 15 में, तो अनुच्छेद 15 का मैं आपसे क्लॉज की बात कर रहा हूँ। 15 तो राइट टू इक्वालिटी है, वो ठीक है, और उस किस क्लॉज में अगर हमें ऐसे मिलता है? सर मैं अनुमान लगाऊं? कोई बात नहीं, आप कुछ भी बताइए। तो 2। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़िए। नहीं कर पा रही। चलिए, कोई बात। आप अगर किसी को स्पेशल प्रिविलेज देते हैं तो क्या इससे किसी के समानता के अधिकार का वायलेशन होता है? सर अगर बहुत ही रिजिड परिभाषा देखें कि समानता का मतलब हर कैटेगरी के लोगों के लिए समान है, विदाउट उनकी परिस्थितियां मतलब देखे हुए,
तब तो इसे कह सकते हैं। पर अगर एक्चुअल में जो समानता की परिभाषा देखें, सबका अलग अलग बैकग्राउंड है। जैसे एक स्त्री और पुरुष की दौड़ने की क्षमता अलग अलग होती है, तो उन्हें एक पंक्ति में खड़ा करके सबके लिए 8 किलोमीटर का दायरा नहीं तय किया जा सकता है। तो अपनी ही कम्युनिटी के लोगों को अगर तो करवाया जाए समान स्थिति में समानता, और अगर स्थिति असमान है तो फिर असमानता की स्वीकृति संविधान भी देता है। तो अगर कानून के प्रति समानता है तो ये किस श्रेणी में आएगा? ये कानून के प्रति समानता, इसको हम कहते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये कौन सी श्रेणी में आएगा? सर जितना मैं याद कर, अनुच्छेद 14 में हाँ, है तो ये कौन सी इक्वालिटी की क्या इसमें हम लोगों के लिए अलग अलग कानून बना सकते हैं? क्या हम कह सकते हैं कि नहीं, कानून सबके प्रति समान नहीं होगा? फिर हम कानून को कैसे बदलते हैं जिससे कि कानून दूसरे तरीके से दूसरों पर और अलग अलग समुदायों पर अलग अलग तरीके से उसका इस्तेमाल हम देख पाते हैं? सर मैं याद कर पा रही हूँ, अनुच्छेद 14 में शायद 2 शब्द है। एक ब्रिटेन से लिया गया था जो कानून के समक्ष इक्वालिटी बिफोर लॉ, और दूसरा सर एक इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। वेरी गुड। ममता, आप टीचर हैं और मैं बहुत देर से महसूस कर रहा हूँ कि अगर आप IAS बन जाती हैं तो हम एक बहुत अच्छे टीचर से हाथ धो बैठेंगे। आप जैसे व्यक्ति टीचर ही बने रहें तो इसमें क्या बुराई है? क्यों IAS बनना है? नहीं सर, बुराई में ऐसा नहीं कि मेरी जॉब से मैं असंतुष्ट हूँ, मैं खुश हूँ जॉब से। पर जब मैं इस जॉब में आई तो मैंने सबसे पहले तो ये चीज़ महसूस की कि मैं सबसे पहले इकोनॉमिकली और सोशल स्टेबल हुई हूँ। तो मैं अपनी पोटेंशियल को अलग अलग मतलब थोड़ा मौका देना चाह रही थी। दूसरा जो सबसे बड़ा जो सेकंड जो रीज़न मैं देखा, जो मुझे 7.5 साल हो गए जॉब करते हुए, मैं जिस स्तर पर हूँ सर, वहाँ पर नीतियाँ रेडीमेड बनी हुई आती है। जो भी नीति बनी है हमें उसे लागू करना है। बहुत सारी नीतियाँ ऐसी होती है जो ग्राउंड लेवल पर हमसे मेल नहीं खाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो मैंने अनुभव किया है मेरे जीवन में, ग्रामीण जीवन में भी मैं रही हूँ, शिक्षा के क्षेत्र में भी रही हूँ, और मैं जिस तरीके से स्ट्रगल करके पढ़कर आई हूँ, उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि अगर जिंदगी में मुझे नीति निर्माण के क्षेत्र में मौका मिले तो शायद मैं कुछ बेहतर कर पाऊँ। कुछ दिन पहले कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि IAS IPS और बाकी सर्विसेज की तरह से एक ITS होनी चाहिए, इंडियन टीचिंग सर्विसेज, और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े सारे बड़े फैसले इंडियन टीचिंग सर्विस के लोगों को ही लेने चाहिए। आज़ादी के पहले इंडियन एजुकेशन सर्विस थी भी, और इंडिया सर्विस, जो अब उसके बाद नहीं रह पाई। अगर इंडिया एजुकेशन सर्विस होती, इंडियन एजुकेशन सर्विस, और सारे स्कूल, सारे कॉलेज, सारी शिक्षा व्यवस्था की मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन उसके हाथ में होता, तो आपकी प्रेफरेंस IAS होती या IES होती? IES, ITS, कुछ भी कह लीजिए उसको। सर फिर भी मेरी पहली जो प्रेफरेंस है वो IAS ही होती। सेकंड प्रेफरेंस फिर मैं IES रखती। क्यों IAS, क्यों पहले पे? सर शिक्षा के क्षेत्र में अगर मैं जाती तो केवल मैं शिक्षा के क्षेत्र के लिए ही काम कर पाती, महिलाओं के लिए मैं कुछ नहीं कर पाती, या फिर कोई दूसरे जो समुदाय है उनके लिए। आपका सरनेम है जोगी, जोगी से मुझे योगी आदित्यनाथ याद आ गए। और फिर मुझे एक बात और याद आई कि राजनीति में जो लोग बहुत खतरनाक काम कर रहे हैं वो अधिकांश लोग योगी ही हैं, अपने जीवन में जोगी हैं, अविवाहित हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, वाजपेयी जी रहे हों, APJ अब्दुल कलाम रहे हों, ममता जी हों। क्या आपको नहीं लगता कि हमें एक कानून बना देना चाहिए कि CM या PM बनने की शर्त अविवाहित होना या सिंगल होना है? नहीं सर, ये एक संयोग हो सकता है, पर मतलब यही कारण है किसी के सफल होने का, मतलब मैं ऐसा नहीं मानती। और मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी जिसमें पता लगा कि आजकल के जो बच्चे हैं, लड़के लड़कियां, वो शादी करना चाहते ही। बहुत बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जो शादी जीवन भर नहीं करना चाहते। क्या लगता है, ऐसे 100 साल के बाद विवाह का भविष्य बचेगा, परिवार का भविष्य बचेगा, ये सब अलग अलग रहेंगे? सर अगर मैं सोचूं इस बारे में तो विवाह समाजशास्त्र के परिप्रेक्ष्य से देखें तो हर जाति, समुदाय, हर धर्म में मिलता है, चाहे ईसाई हो, इसी मतलब ये प्राकृतिक एक बंधन कह सकते हैं। जैसे मैं भी 30 साल की हो गई, मेरी भी अभी तक शादी नहीं हुई है, पर मतलब मेरे ऐसे कोई विचार नहीं है कि मैं शादी नहीं करूंगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर लाइफ में जिस तरीके का एक लाइफ पार्टनर हम इमेज करते हैं, सोचते हैं, अगर वैसा कहीं पर भी मिलता है तो जरूरी भी है सर। ये तो आजकल के तो बच्चे कह रहे हैं कि पार्टनर की जरूरत तो है पर शादी की जरूरत नहीं है।
को लिविंग में ठीक है, सिचुएशनशिप में ठीक है, शादी क्यों करनी है? अगर कोई ऐसी बच्ची आपसे बात करे, आपके स्कूल में पढ़ती है और कहे कि मैडम शादी क्यों करनी है आपको भी और हमें भी, क्यों करनी है शादी? क्यों किसी एक ऐसे आदमी के साथ जीवन भर रहना जिससे विचार नहीं मिलते, या डोमेस्टिक वायलेंस का खतरा है? आज़ादी से रहेंगे, अपना पैसा हम कमा ही रहे हैं, क्यों किसी की धौंस से है? मतलब अगर मेरी स्कूल की बच्ची है तो वो 16-17 साल की है सर। तो सबसे पहले तो मैं उसे, अगर मैं उसके ऊपर मेरे जो विचार है, जैसे मेरे विचार है कि व्यक्तिगत विचार है कि सर शादी सिर्फ ये नहीं है कि दो लोग एक साथ रह रहे हैं। जिससे पहली बात तो ये है कि शादी उससे करनी चाहिए जिससे आपके विचार, आपकी सोच मिले, जिससे आप खुश हो सके। पहले से ही जैसी लाइफ अगर अनसर्टेन चल रही है, अगर उससे भी बेकार हो जाए तो उससे तो शादी करने का मतलब ही क्या है। पर जिंदगी में ये नहीं है कि अगर किसी एक या दो के केस ऐसे दिख रहे हैं तो शादी का मतलब वही है। तो मैं, जो मेरे सामने जो बच्ची आती है, मैं उसे इसी चीज़ के लिए थोड़े अलग तरीके से प्यार से समझाने की कोशिश करूंगी कि जिस तरीके से वो सोच रही है वो अभी के लिए उसे ठीक लग सकता है, पर आगे के लिए सर ये ठीक है। ममता, अच्छा लगा आपसे बात करके, अब आप जा सकती है। धन्यवाद। मैं कम इन सर? आइए 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 आइए, बैठिए। आपका ये अटेम्प्ट कौन सा है ममता? सर चौथा। और इंटरव्यू? पहला ही है? अच्छा, प्री पहली बार हुआ था सर। अरे वाह। तो आप रह कहाँ रही हैं अभी? दिल्ली है? हाँ, अभी 2 महीने दिल्ली से। 2 महीने छुट्टी लेके आई हैं। कैसा लगा आपको इंटरव्यू देके? पता नहीं, बस आपसे मिलके अच्छा लगा। नहीं, फिर भी अगर आपको खुद अपना मूल्यांकन करना हो तो क्या कहेंगे? नहीं पता सर, नहीं पता। इतने बच्चों को रोज पढ़ाती हैं तो बताइए ना। सर पढ़ाना अलग बात हो तो खुद को एज ए स्टूडेंट देखना मुश्किल है। चलिए, हमारे हिसाब से, पूरे पैनल के हिसाब से आप एक्सीलेंट कैंडिडेट हैं। बहुत ही शानदार आपकी परफॉर्मेंस है। आपने कुछ मौके इंटरव्यू और भी दिए होंगे, वहाँ जनरली क्या फीडबैक मिला आपको? 182 210। हाँ, तो आपका जो लेवल है आज का लेवल आपका 195 के आसपास है, लेकिन अगर 200 प्लस आ जाए तो मैं आश्चर्य बिल्कुल नहीं होगा। थैंक यू। और मैं ये सबको नहीं कहता हूँ, इस पूरे सेशन में आज लास्ट इंटरव्यू आपका है, इसके बाद इंटरव्यू खत्म हो मुझे रहे हैं। पता है, मुझे पता था लास्ट मुझे यहीं का रखना है। हाँ, नहीं आपका भी ये लास्ट है, हमारा भी ये लास्ट है इस साल का, क्योंकि हिंदी मीडियम के जो इंटरव्यूज हैं खत्म हो रहे हैं इसके साथ ही। और हमने पूरे सेशन में केवल 3 बच्चों को ये बात कही, उनमें से एक आप है कि 200 प्लस का आपका लेवल इजीली आ सकता है। तो आपकी एंट्री, आपका बैठने का तरीका, आपकी ड्रेस, जाने का तरीका, वो सब एकदम शानदार है, कहीं को चेंज करने की जरूरत नहीं है। ड्रेस ही पहनेंगे आप वहाँ? मैं मैम से पूछना चाह रही थी। ठीक है, ठीक है, बढ़िया है, परफेक्ट। मतलब बंदी हुई ठीक नहीं है अभी, पर हाँ नहीं वो ठीक है। अच्छा, कोट पहनना चाहे पहन लीजिए, ना पहनना चाहे तो ना पहने, कोई ऐसी जबरदस्ती नहीं। प्राइवेट स्टूडेंट आप रही हैं, ये बात आपने अपने इंट्रोडक्शन में 2-3 बार हाईलाइट कर दी। ठीक किया, जानबूझ के किया था? नहीं सर। अच्छा, मुझे लगा कि शायद ये पक्ष था कि थोड़ा कम उम्मीद रखी जाए मुझसे। नहीं सर। पर ठीक है, सबसे अच्छी बात आपकी है कि आप बहुत सहज हैं, बनावटी नहीं। और यहाँ बनावटीपन इतना ज़्यादा होता है बच्चों में कि वो सहजता बहुत आकर्षित करती है कि एक ट्रू कैंडिडेट हमारे सामने है। एक्सप्रेशन में मैंने एक भी कमेंट नहीं लिखा, मतलब सुझाव लिखना होता है, कुछ ज़रूरत नहीं पड़ी। थैंक यू सर। हिंदी की, क्योंकि आप अध्यापिका हैं, थोड़ा आरोह अवरोह गद्य पद्य बड़ा अच्छा होता है, संधि भी आपने एकदम ठीक बताया, काव्य का अर्थ वगैरह। क्योंकि क्या होता है कि क्या पता एक आध मेंबर को हिंदी वाला हो, और क्योंकि आप हिंदी भाषा पढ़ा रही हैं 11वीं-12वीं को, तो 11वीं-12वीं का व्याकरण का, काव्य शास्त्र, क्योंकि आपने इन शब्दों का जिक्र किया, इनके पाठ्यक्रम को एक नज़र देख लीजिए, क्या क्या चीज़ें हैं। सर पाठ्यक्रम में ये नहीं थे नहीं, जो आपने अच्छा, पूछे थे। काव्य की परिभाषा भी नहीं थी? नहीं सर। तो काव्य शास्त्र में क्या था पाठ्यक्रम? काव्य शास्त्र में सर एक तो शब्द शक्ति है, हाँ, और 8 अलंकार है बस। तो फिर आप ये बताइए अच्छा। कि कुछ विषय जैसे शब्द शक्तियाँ, कुछ अलंकार, ये सब भी पढ़ाती हूँ। काव्य शास्त्र बोलने से ना रेंज बहुत बढ़ जाती है। अच्छा। तो रेंज उतनी ही रखिए इंट्रोडक्शन में जितना आपने सच में पढ़ाया हुआ है। पूरे इंटरव्यू में सब मेंबर्स का कहना है कि बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। इकोनॉमी में ज़रूर ये कि कुछ सवाल आप नहीं संभाल पा रही थी, हो सके तो हल्का सा देख लीजिए, नहीं तो डरने की ज़रूरत नहीं है। बस एक जब आपसे कहा कविता सुनाओ, आपने खुद एक कवि को चुना, कविता भी खुद चुनी, उसकी आप एक लाइन भी नहीं सुना पाए। सर मुझे याद थी पर डर के मारे। कोई बात नहीं, आप 1-2 ऐसी देखिए। अज्ञेय की कविता मेंबर्स को प्रभावित करने के काम नहीं आती है। अच्छा। वो जो गहरे ऑडियंस होती है उनके लिए होती है। इंटरव्यू बोर्ड में चाहिए ऐसी कविता जो थोड़ा सा असर पैदा करे। दिनकर की हो सकती है,
दुष्यंत कुमार की अदम गौंडवी की कोई अच्छी सी कविता, उनको तो पढ़ रखा है मैंने। आदमी फिलहाल जब नाशाद हैं, उनकी तो 4-5 कविताएं पढ़ रखी है दिल मैंने। पे रख के हाथ कहिए देश के आजाद है। ऐसी बढ़िया 2-4 कविता याद कर लीजिए, सुना हिल जाए मेंबर्स की, वाह क्या बात है। फिर बोले वाह एक और, तो 5-6 याद करके जाना ये ना कि एक ही याद की जरूरत कर तो याद तो बहुत सारी रखी है सर, क्योंकि मैं तो पद्य पढ़ाती भी हूँ। तो ये तुलसीदास जी के जो हमारे सिलेबस में वही लगभग है। कुछ तुलसीदास जी की भी सुनाइए। है जो कवितावली के जो उत्तरकांड है वही सिलेबस में भी है। आजकल माहौल भी कुछ वैसा है उन्हीं कविताओं पर भूल जाती हूँ सर देख के सामने। तो 4 दिन है, तो 5 दिन है, 14 फरवरी को है ना वैलेंटाइन डे पे इंटरव्यू है, ध्यान रखिएगा। तो ये शादी वादी जो मैं पूछ रहा था उसमें एक संकेत वो भी था, जोगी, वैलेंटाइन डे, शादी, परिवार का भविष्य, ऐसे सवाल हो सकता है कि आपके सामने भी पूछे जाए। ठीक है। और इंडियन टीचिंग सर्विस वाला आपने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि मैं उसके बाद भी IAS को ही चुनूंगी क्योंकि मुझे महिलाओं का भी देखना है। सबसे अच्छी बात है आपके आर्गुमेंट्स बड़े प्रिसाइज, टू द पॉइंट, क्लियर कट है। थैंक यू सर। उलझन नहीं है, कोई कंफ्यूजन पैदा नहीं हो रहा, उससे क्लैरिटी है। फ्यूचर ऑफ मैरिज बहुत अच्छा बताया आपने, कहीं कोई उसमें दुविधा नहीं है किसी भी तरह की। पूरे इंटरव्यू में केवल एक पॉइंट है, कविता 2-4 अच्छी याद कर लीजिए ऐसी जिनको सुनाएं तो फिर उसके ऊपर और बातचीत हो। और क्योंकि आप टीचर हैं तो आपको बात करने का जो हुनर है वो बहुत लाजवाब है। और मैंने पहली बार देखा कि मेंबर्स ने इंटरव्यू खत्म होने के बाद ये कहा कि काश और चलता, बड़ा मजा आ रहा था बात करने में हमें। थैंक यू। ऐसी तारीफ अब तक किसी की नहीं की है। थैंक यू सर। वरना हम लोग वेट करते हैं जल्दी खत्म हो इंटरव्यू, ऐसे में अगर मेंबर्स कहें थोड़ा और चलता तो इसका मतलब है कि कुछ खास बात है। थैंक यू सर। तो 200+ नंबर लाइए और एक ही बार में IAS बन के फिर नीतियाँ बनाइए। सर मेंस तो ठीक हुआ है ना, बस नीति बनाने का समय आ रहा है। थैंक यू। है ना, कुछ पूछना है आपको? आपने बोल दिया ठीक है, इसका मतलब ठीक ही है सर। मैं दावे से कह रहा हूँ कि ठीक नहीं है, बहुत अच्छा है। मुझे एक लड़की याद आ गई, मैं आपको बताता हूँ। मैं अक्सर उसका एग्जाम्पल देता हूँ। करीब 15 साल पहले वो हमारे मॉक इंटरव्यू में आई। उसका इंटरव्यू 2-3 दिन के बाद था। मैं और मेरे एक साथी, हम 2 लोग इंटरव्यू ले रहे थे। राजस्थान से थी, एक गांव से आई थी, एकदम रॉ, कोई तैयारी नहीं। और वो इंटरव्यू लेके हम लोग घबरा गए कि अब क्या सुझाव निकले, परसों तो IAS का इंटरव्यू है। अंत में हमने उसको पता क्या सुझाव दिया, कोई चेंज नहीं करना है, ऐसे ही जाना है। और उसकी उसी रॉनेस से, सहजता से मेंबर्स इतने प्रभावित हुए, पहले अटेम्प्ट में वो IPS बनी और IPS है शानदार इस समय। अच्छी बात है सर। आप उससे बहुत बेहतर इंटरव्यू दे रही हैं। थैंक यू सर। और सहजता उतनी ही है। तो डेडली कॉम्बिनेशन है जो बहुत कम लोगों में होता है। तो 200+ नंबर आप कहेंगे तो हमें इतना भी आश्चर्य नहीं होगा। और 200 आने का मतलब है कि काम खत्म हुआ, अगर मेंस ठीक ठाक हुआ है तो। हाँ नहीं, मेंस तो लगभग 800 के प्लस है। 800 है फिर तो काम वैसे ही खत्म है। हाँ, क्योंकि मैं खुद लेक्चरर हूँ तो मेरे पास क्या बोर्ड की कॉपियाँ आती है 800 साइड, मतलब 450 कॉपियाँ आती है हर साल। तो उस वजह से चेक करते करते ये क्या अनुमान हो जाता है कि राइटिंग कैसी है। अगर 800 मेंस में आ रहे हैं तब तो काम खत्म ही मान के चलिए। थैंक यू सर। ठीक है, शुभकामनाएं, फिर मिठाई खिलाइएगा जब हो जाएगा। ठीक है सर। फिर भी मैं एक लाइन कहना चाहूँगी आपको। मतलब मैं जिस एरिया से आती हूँ ना, वहाँ ऐसे पूछते दिल्ली कहाँ जा रही है, तो जैसे अगर मैं ये कहती हूँ कि मैं दृष्टि जा रही हूँ तो वो कहते हैं अच्छा विकास सर के पास क्या। तो उनकी एक लाइन यही होती है, चाहे वो कुछ ना जानो IAS के बारे में, उनका मतलब होता है कि बस अब जब भी आएगी तो IAS बन के ही आएगी। तो उन्हें गाँव के लोगों के बीच में, जैसे मेरे पापा भी हैं, वो आपके जैसे काफ़ी जो रील है, वीडियो है, देखते रहते हैं। तो मतलब गांव के लोगों में भी जो एजुकेशन में सोच में जो सुधार का जो है, उसके लिए जैसे मैं मतलब बहुत आपके लिए हूँ। मतलब शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, शुभकामनाएं। थैंक यू सर।